आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री राम। भाइयों, मैं आप सभी के समक्ष भारत के असली इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूं। उसी कड़ी में मैं जहां तक मैंने आपको बताया था उससे आगे जो इतिहास है उसको बताने का प्रयास करूंगा। मैंने यही सारी चीजें बता दी थी। वास्को डी गामा आया, वो लूट के ले गया, फिर उसके बाद में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अंग्रेज आए, मीर जाफर ने 18,000 अपने सैनिकों को सरेंडर करा दिया अंग्रेजों के 300 के सामने। तो अंग्रेजों ने वहां पर अपनी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका झंडा स्थापित कर दिया, यानी कि अंग्रेज भारत में आ गए। अब मैं उससे आगे का आपको बताऊं जो विषय है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले देखिए, देश को वैसे ही गुलाम बनने में आज भी लोग लगे हुए हैं जैसे मीर जाफर ने इस देश को गुलाम बनाया। आज सभी हम यह सोचकर प्रसन्न हो लेते हैं कि हम आजाद हैं, परंतु हम आजाद नहीं हैं। और वो क्यों? उसके गंभीर कारण हैं। उन गंभीर कारण का मैं आप सभी के समक्ष विस्तृत रूप से वर्णन करना चाहता हूं। जब इस देश को आजादी मिली, मैं पहले वहां से अब सीधा आजादी पे, जब आजादी मिली वहां का इतिहास थोड़ा आपको बताता हूं, फिर उसके बाद में बीच का बताऊं, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, मीर जाफर और आजादी का मिलना। तो जब इस देश को आजादी मिल रही थी, इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई है। जो बेसिक प्रश्न उठाने चाहिए थे वो शायद हमारे पुरखों ने नहीं उठाए, और क्यों नहीं उठाए उसके बारे में हमको विश्लेषण कर लेना चाहिए। जो लोग इस देश की तरफ सत्ता की जीभ लपलपाते हुए लेकर के खड़े हुए थे, वो लोग कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था पंडित जवाहरलाल नेहरू? हिंदुस्तान का सबसे अय्याश आदमी, जिसको इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव मिला। वो मेरे लिए बहुत ही अधिक दुर्भाग्यपूर्ण था। और वो आदमी इस हद तक अय्याश था कि एक दे दो उसे औरत, और दो, और उससे जो भी करवाना है करवा लो। लॉर्ड जो माउंटबेटन ने अपनी पत्नी का इस्तेमाल जवाहरलाल नेहरू के लिए ही किया था। और ये बात अब एक ओपन सीक्रेट है। 50 किताब आपको मिल जाएंगी जिनमें पूरा का पूरा इतिहास ये लिखा हुआ है। उनको पढ़कर आप स्वयं जान जाएंगे कि पंडित नेहरू क्या था, किस किस्म का व्यक्ति था। और पंडित नेहरू के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब डिबेट चलता था, वो डिबेट क्या होता था उसको समझिए एक बार। एक विलियम बेल फोर्स नाम का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, एमपी था। उसने पंडित नेहरू के बारे में एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में, इंग्लैंड पार्लियामेंट में। उसने कहा कि पंडित नेहरू शरीर से दिखने में तो हिंदुस्तानी है और दिमाग से 100% खरा अंग्रेज है, इसलिए इसके हाथ में सत्ता दो, बिल्कुल सुरक्षित है। और उसने वो भी माना, ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता दी गई
और सत्ता देने का नाटक चला और उस आदमी के हाथ में सत्ता दी, उसको देने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर यानी कि सत्ता हस्तांतरण के बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। उनमें 2-3 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है जो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, वो समझने भी चाहिए। हिंदुस्तान में 1947 तक अंग्रेजों की 127 कंपनियां काम कर रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन को चिंता थी कि अगर हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो ये 127 की 127 कंपनियां हमारी बंद हो जाएंगी, हमें वापस लेके जाना पड़ेगा, जैसे हिंदुस्तान भगा देगा। तो ये जो लूट हो रही है, ये जो संपत्ति मिल रही है, ये मिलना बंद हो जाएगी। तो उस एग्रीमेंट में जो पैसा जो भी आ रहा है वो सब बंद हो जाएगा। तो पंडित नेहरू के साथ लॉर्ड माउंटबेटन की चर्चा हुई और पंडित नेहरू ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम अंग्रेजों की एक कंपनी को भगाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पूरे देश के मन में बहुत एक प्रकार से विरोध है, नाराजगी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना इसलिए जरूरी है। पूरे देश में इसके खिलाफ माहौल बना हुआ है, इसलिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को विदा कर दो, बाकी जो अंग्रेजी कंपनियां हैं उनको हम इसी देश में रख लेंगे। और उनमें से 1-2 नाम मैं आपको गिना भी देता हूं जिनको पंडित नेहरू ने जाने नहीं दिया। एक ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड, ये अंग्रेजों की कंपनी है, आज की नहीं है, ये सन 1890 की है। लिप्टन इंडिया लिमिटेड, ये अंग्रेजों की कंपनी सन 1892 में चालू हुई थी, आज से लगभग 100 या 150 साल पहले के आसपास। और ऐसी ही 126 कंपनियों को पंडित नेहरू ने बकायदा ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके इस बात को स्वीकार किया कि हम इस कंपनी को नहीं जाने देंगे, इन सभी कंपनियों को 126 को यही रखेंगे। तो आजादी का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा देंगे, बाकी अंग्रेजी कंपनियों को हम यहां पर रख लेंगे, लूटो लूटो लूटो, उनको नहीं भगाएंगे। और इतना ही नहीं, दूसरी बात जो इस देश में हमें सबसे ज्यादा खतरनाक हुई है, समझने की आवश्यकता है कि मेरे लिए वो बहुत खतरनाक है और वो सभी के लिए खतरनाक है, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं अभी इतिहास को। जब जानेंगे असलियत में तो पता लगेगा कि हमारा देश ही हमारा है, अभी हुआ ही नहीं है। 1946 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। इंग्लैंड में इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ, आजादी का कानून, भारत की आजादी का कानून। मुझसे यदि पूछा जाए तो हिंदुस्तान को ब्रिटेन के पार्लियामेंट से कानून पारित करने के बाद आजादी मिली। कहने का अर्थ है ये उन्होंने एक कानून के आधार पर हमको आजाद किया। कल को अगर वो पार्लियामेंट उस कानून को वापस ले ले तो हमारी आजादी का क्या होगा? इसलिए सबसे गंभीर सवाल था कि 1946 में इंग्लैंड का पार्लियामेंट में इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट पारित करता है और एक्ट को पारित करने के आधार पर इस देश में कुछ लोगों का चुनाव होता है, जिनकी संविधान सभा बनाई जाती है। सब ढोंग होता है एक तरीके से, और उस संविधान सभा के आधार पर जो
कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या बना, आज मैं आपको बताता हूं रियल। 1935 में अंग्रेजों ने एक रूल बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, ये पारित किया इस देश में शासन करने के लिए 1935 में। तो ये जो रूल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल 1935, जो हिंदुस्तान को उन्होंने 1000 अगले 1000 वर्ष तक गुलाम रखने के लिए बनाया था, उसी को भारत का गवर्नमेंट इंडिया रूल को भारत में संविधान का आधार बनाया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। दुनिया में कोई भी देश हो जब आजाद होता है तो पुरानी व्यवस्थाओं को अपने पास संजो कर नहीं रखता, उनको सब समाप्त कर देता है, अपनी नई व्यवस्थाएं चालू करता है, पुरानी सबको उठा के फेंक देता है। फ्रांस भी अंग्रेजों का गुलाम रहा और फ्रांस ने 1790 में जब वहां क्रांति हुई, क्रांति होने के बाद फ्रांस की आजादी आई तो फ्रांस ने अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान, फ्रांसीसी लोगों ने अंग्रेजों के बनाए हुए सारे के सारे कानून उठा करके फेंक दिए। तब फ्रांस आजाद हुआ। अमेरिका भी गुलाम रहा यूरोप का, और जब अमेरिका में आजादी आई, जब अमेरिका अपने सिविल वॉर से बाहर निकला और अमेरिका जब आजाद हुआ, तो अमेरिका की आजादी के बाद भी वहां के लोगों ने फ्रांस उसके यूरोप के जितने भी कानून थे, जितनी भी व्यवस्थाएं थी, सबको उठा करके फेंक दिया और अपने स्वयं के अलग कानून बनाए। तो मेरा अपने उस समय के लोगों से एक प्रश्न है, उनको मेरा अपना पूर्वज भी कह सकते हैं और ये मेरा हक भी बनता है कि 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए बनाया था, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसको भारत का संविधान बना दिया गया? उसको क्यों नहीं उठा के फेंका गया? उसको हिंदुस्तान का आधार, संविधान का आधार क्यों बनाया गया? संविधान अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के आधार पर खड़ा हुआ है। वो संविधान इस देश का कैसे भला कर सकता है? प्रत्येक भारतीय के लिए यह एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। आप आज देखिए, ये जो एक रूल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको आप एक बार निकालिए, रूल की बुक लीजिए और दूसरे स्थान पर संविधान की जो मूल प्रति है उसकी आप निकालिए, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट एक्ट के 95 आर्टिकल्स एज इट इज, जैसे उसमें है ऐसे ही उसमें, नो चेंज बिटवीन कोमास एंड फुल स्टॉप, कोई चेंजिंग नहीं है। और हम कहते हैं हम आजाद हो गए। हम तो आज भी लंदन की, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में पड़े हैं। जिस दिन वो चाहे समाप्त कर दे कानून, उस दिन हमारा समापन। ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेंगे भाई। देखिए, कोई बताने नहीं आने वाला। और लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि भाई तुझे क्या मतलब, तुझे क्या मतलब, तुझे क्या मतलब, उन लोगों को नहीं है मतलब, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब होना चाहिए। देश की बात है। आज सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा बांग्लादेश का चल रहा है। कल क्या भारत में नहीं होगा ऐसा? क्या इस बात की गारंटी है? एक आदमी ने 400 सीट मांगी थी। किस लिए मांगी? इसलिए मांगी कि इस देश से वक्फ बोर्ड को खत्म किया जा सके। इसलिए मांगी
कि पिछले 10 वर्षों में एक भी कानून संसद से वापस नहीं गया। पहला कानून वक्फ बोर्ड का संसद से वापस गया, इसलिए मांगी कि कोई भी कानून आगे जो होने वाला है वो वापस ना जाए। मैंने कहा था कि कानून बनाने से ही देश को बचाया जा सकता। कानून कौन बनाएगा? कानून वही बनाएगा जिसने 400 मांगे थे। वो अपने लिए नहीं मांग रहा 400, अब भी वक्त पर अड़ा हुआ है। उसको गाली देने से, उसको भला बुरा कहने से वो भला बुरा नहीं हो जाएगा। वो जिस सिद्धांत पर चल रहा है वो बिल्कुल देशभक्ति का सिद्धांत है, जो लोग समझेंगे, अगर समझना चाहते हैं तो। मैं आज आपको बता देता हूं, भारत में 9 राज्य, सबको कई बार बता चुका हूं, आज वहां से हिंदू समाप्त हो चुका है लगभग। अगर अब की बार ये नहीं आते ना प्राइम मिनिस्टर, तो 9 क्या, अगली जो 5 साल में मैं समझता हूं आधे राज्य हो चुके होते हिंदू समाप्त वहां पे। ये और योगी आदित्यनाथ जी ये समझ लीजिए हमारे रक्षक हैं और निस्संदेह हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं किसी लालच में, लोभ में नहीं बोल रहा, एक शुद्ध भारतीय नागरिक के आधार पर बोल रहा हूं। हम लड़ नहीं सकते, हिंदू तो वैसे भी नहीं लड़ सकता, और ना हम एक हो सकते। हमको पता है सारी चीजें, मर जाएंगे, एक नहीं होंगे। यदि हम में एक होने का जज्बा होता तो कितना बड़ा हमारा दायरा था, कितना विरुद्ध था हिंदू, आज इतना से सिमट के रह जाता है, और उसमें से भी खत्म हो चुके हैं। क्या ये संगठन की बातें संगठित होने के पहले कभी नहीं हुई होंगी? क्या जब लोकतंत्र नहीं था, जब इस तरह की बातें नहीं उठी होंगी कि सबको इकट्ठा होकर के अपने देश को बचाना, हिंदुओं को बचाना है? अवश्य उठी होंगी। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने देश को जगाने का प्रयास किया, नहीं जागा कोई तो अकेलों ने जितनों को खत्म कर सकते थे किया। हिंदू कभी एक नहीं हो सकता। ये सारे के सारी चीजें जिस ओर प्रयास किया जा रहा है, सब निरर्थक है। अगर एक होना है तो बस एक बात पे एक हो जाइए कि वोट एक मुश्त मोदी को कर दीजिए, बस ये एक तक काफी है। अगर आपस में एक नहीं हो सकते तो वोट तो कम से कम मोदी को कर दीजिए। जितने भी राज्यों में, जो अब दिल्ली में चुनाव है, तो दिल्ली में चुनाव है तो उनके विषय में सोचिए कि कल को जितने राज्य में, ठीक है हमने लोकसभा में गद्दारी होकर ही है, तो हम कम से कम राज्य में तो जो चुनाव होते जा रहे हैं उनमें मोदी जी की ताकत बढ़ाते चले जाएं, राज्यसभा में ताकत बढ़ेगी। एक ही बात है, वहां नहीं बढ़ा पाए तो यहां बढ़ाओ। और आपको मैं बता दूं, वक्फ बोर्ड के फेवर में, पक्ष में कि इसको ना खत्म किया जाए, शायद 128 वोट मिले, जिनमें से 26 मुस्लिम थे। 102 कौन थे? 102 कौन थे? अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश का भला हो सकता है क्या? हिंदू भला कर सकता है? एकजुट हो सकता है? जो सत्ता के लालच में अपने आकाओं को खुश करने के लिए न इस देश की सोच रहा है, न भविष्य की सोच रहा है। जय श्री राम भी मुंह से नहीं निकलता हिंदू होने के बावजूद भी, इतनी प्रसन्नता करने के लिए आकाओं को। दुर्भाग्य है इस देश का। जय श्री राम।